हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं राजेंद्र कामत क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट लेकर हाजिर हूँ और इसे मैं लाइन बाय लाइन आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो बात बताया जाएगा उसे सुने और इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस का आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, आज मैं लेसन स्टार्ट करता हूं, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। लेसन स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड इस पार्ट को आप देख लीजिए। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. बच्चों, आप लोग को पता ही है 1947 से पहले अपना देश ब्रिटिश रूल के अंडर था। अंग्रेज़ी हुकूमत अपने देश पर थी। लोग बड़े ही दुखी थे क्योंकि किसी भी तरह की आज़ादी उन्हें प्राप्त नहीं थी और इस वजह से लोगों के अंदर जो डिससैटिस्फैक्शन के भाव आए और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी एक लड़ाई स्टार्ट कर दी। और ये लड़ाई जिसकी शुरुआत सन 1857 से मानी जाती है, जिसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम क्रॉनिकली कैसे हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है इसको स्टडी करेंगे। आप इसका जो फर्स्ट पॉइंट है आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द मार्टियर्स। मार्टियर्स कहते हैं शहीद को, जो अपने देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, दुश्मनों के हाथों मारे जाते हैं, हम उन्हें मार्टियर्स कहते हैं। आप इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक महिला है जो एक गीत गाते हुए नज़र आ रही हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध महिला हैं जिन्हें हम लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं। आप सभी परिचित होंगे इनसे। ठीक इनके बगल में आपको देख रहे होंगे कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है, जिसमें ये जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे शख्स यहाँ बैठे हुए हैं। और ये फंक्शन है दिल्ली में, जहाँ पे लता मंगेशकर ये गीत गा रही हैं। उसके बोल हैं, ओह माई कंट्री मैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs। बहुत ही प्रसिद्ध गीत है ये और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये गीत सुना भी होगा, जिसके हिंदी में बोल थे, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी और ज़रा याद करो कुर्बानी उन शहीदों की जिन्होंने अपने पूरे जीवन, अपना पूरा शरीर, आत्मा तक इस देश के लिए त्याग कर दिया। यानी इस लाइन में लता जी ने जो गीत गाया है उसका यही उद्देश्य है कि जो लोग इस देश के लिए मर मिटे, अपना जीवन सर्वस्व त्याग कर दिया, हमें उनकी कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए, उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। अब हम चलते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं। सेकंड पार्ट का जो हेडिंग आपको दिखाई पड़ रहा है ये है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849।
ये जो कंपनी वर्ड है बच्चों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इस्तेमाल किया गया है। आप सभी को पता है, अंग्रेज़ जब इंडिया आए थे, मुट्ठी भर अंग्रेज़ थे और ये एक्चुअली यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने एक कंपनी अपनी बनाई थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। और उस कंपनी के नाते जब ये यहाँ पर आए और यहाँ का जो हालात देखा, यहाँ के लोगों का धन दौलत संपत्ति वैभव देखा, तो उनके मन में ये बात बैठ गई कि यहाँ पर आसानी से वे हुकूमत कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को लूट सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्ज़ा जमाया। लेकिन कब्ज़ा जमाने के लिए उनके तरीके क्या थे, उनको हम लोग इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे, इस पार्ट के थ्रू समझेंगे। आप इसका फर्स्ट लाइन देखें। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. With its superior weapons, बच्चों, अंग्रेज़ जब आए उस समय जो भारतीय राजा थे वो जो युद्ध लड़ते थे तो वो तलवार, भाले, गड़ासे, घोड़े, हाथी जैसे ओल्ड ट्रेडिशंस वेपन्स का इस्तेमाल लड़ाई में करते थे। लेकिन ये जो अंग्रेज़ थे इनके पास बंदूकें थी, गन्स थे, एक्सप्लोसिव्स था, तोपें थी, जिसके वजह से ये भारतीय सेना को हराने में सक्षम हो पाते थे। लेकिन अगर हम लोग देखें तो अगर ये भारतीय सेना को भारतीय सेना नहीं कहेंगे, राजाओं की सेना को अगर हरा पाए तो उसका कारण ये तोपें नहीं थी बल्कि उनमें यूनिटी का ना होना था। आप देख सकते हैं बच्चों, ये 1765 का इंडिया का मैप है जिसमें भारत की सीमा कहाँ तक है आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। और इस विशाल भारतीय सीमा के अंदर आपको जो पिंक कलर से दिखाई पड़ रहा है ये ब्रिटिश टेरिटरी है, यानी ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा पार्ट जिसे हम लोग आज बंगाल के नाम से जानते हैं, और नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा पार्ट जो असम वाला इलाका है वहाँ तक आप वहाँ देख रहे होंगे कि ब्रिटिश टेरिटरी शुरू में जो है वो अपना लाइफ एक्सटेंड कर पाई थी। लेकिन रेस्ट ऑफ जो इंडिया का पार्ट था वो अभी भी भारतीय राजाओं के हुकूमत में था। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना, ट्रेजेडी आप कह सकते हैं, जो भारतीय राजा थे, खास करके उस समय मुग़ल बादशाहों का वर्चस्व था। इसके अलावा मराठा, सिख जैसे क्षेत्रीय शासक भी थे, लेकिन इन सारों के बीच में कभी बनती नहीं थी। ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आप एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देखें, यहाँ का जो स्टेटमेंट है, इंडियन प्रिंसेस वेर शॉर्ट साइटेड। देखिए, शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है जो बहुत भविष्य दृष्टा नहीं होते हैं, बहुत दूर तक नहीं सोच पाते हैं, उन्हें शॉर्ट साइटेड कहा जाता है। एक राजा का स्टेटमेंट आप यहाँ देखिए, पढ़िए। दैट अपस्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ये जो राजा है ये अपने दुश्मन को हराना चाहता है, लेकिन उसको हराने के लिए ये अंग्रेज़ व्यापारियों की मदद लेने की बात यहाँ पे कर रहा है। ये उन अंग्रेज़ व्यापारियों की मदद से अपने दुश्मन को हराने की बात करता है, और परिणाम ये होता है कि जब ये अपने दुश्मन को हरा लेता है तो फिर ये जो अंग्रेज़ व्यापारी हैं इनाम स्वरूप उससे ज़मीन की मांग करते हैं। और चूँकि ये अपने वचन में फंसा हुआ होता है तो उसे फिर वो ज़मीन का टुकड़ा जो अंग्रेज़ मांगते हैं वो देना पड़ता है। और इसी नीति को बच्चों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के नाम से जाना गया है। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट। यानी इन राजाओं के बीच में लोगों अक्सर जो लड़ाइयाँ होती थी, जो फाइट्स होते थे, इसके कारण उनमें शांति बिल्कुल ही नहीं था। सारे लोग जो थे वो शांति के तलाश में थे, जीवन अशांत था। नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, इसका नेक्स्ट पेज देखिए। यहाँ पर आपको युद्ध का जो है सीन है वो दिखाई पड़ रहा है। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। जैसा मैंने अभी कहा कि इंडियन प्रिंसेस में यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और यही कारण था कि अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। हालांकि इक्का दुक्का कुछ ऐसे किंग्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया, बट फिर भी वो उसके सामने टिक नहीं पाए।
आप यहाँ देख सकते हैं, ये टीपू सुल्तान का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। टीपू सुल्तान हालांकि अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की कोशिश किए थे, बट अंततः वो लड़ते हुए उसमें मारे गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इस पार्ट को आप देखें, यहाँ पे आपको कुछ जो कंट्रीमैन हैं वो दिखाई पड़ेंगे और जिनके बीच में कुछ बातें जो है वो हो रही है, और कैसे अलग अलग जो भारतीय थे वो अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप इसको देखें यहाँ पर। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट। एक इंडियन जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है वो क्या कह रहा है, देखिए। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। उस व्यक्ति का कहना है कि अंग्रेज़ों का शासन आया तो अब वहाँ शांति आ गई, अब कोई युद्ध नहीं होगा और कोई भी ठगे नहीं जाएंगे, कोई लूटा नहीं जाएगा। उसमें एक कह रहा है, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। ईश्वर ने, भगवान ने इन अंग्रेज़ों को हमारे लिए भेजा है। उसमें से फिर दूसरा कहता है, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। हमारा भाग्य तो इन अंग्रेज़ों से ही जुड़ा हुआ है। कैसे नादान है ये व्यक्ति, जो अंग्रेज़ों के आने से अपने आप को खुशहाल समझ रहे हैं। तो लोगों का एक ऐसा ग्रुप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और लोगों का एक दूसरा ग्रुप भी है जो आप यहाँ पे इस फिगर में देख पाएंगे। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप उनका स्टेटमेंट सुनिए। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथोर्न आवर किंग्स। इन गोरों ने हमारे राजा को मार डाला और उन्हें राजगद्दी से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। उसमें से एक व्यक्ति कहते हैं, हाँ कुछ राजा अच्छे नहीं थे, लेकिन अंततः वो हमारे राजा थे, हमारे ज़मीन के शासक थे। यानी लोगों का ये वह वर्ग है जो देशभक्त आप कह सकते हैं, जो अंग्रेज़ों के आने से नाखुश हैं और ये किसी भी हाल में अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। आप उनमें से एक का स्टेटमेंट यहाँ देखिए। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। एक व्यक्ति बड़ा ही दुखी होकर ये बात कह रहा है कि अब तो हम विदेशियों के स्लैब्स यानी गुलाम बन चुके हैं। तो इस तरह से पूरा भारत में दो ग्रुप हो गया, जिसमें कुछ लोग तो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे और कुछ लोग अंग्रेज़ों के विरोध में थे। तो जो पक्ष में थे ऐसे मुट्ठी भर लोग थे, ज़्यादातर लोग जो थे वो विरोध में थे। अब इसका थर्ड पार्ट आप देखें, ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage। भारतीय समाज में कुछ बुराइयां भी व्याप्त थी। इसमें दो बहुत बड़ा इशू आपको यहाँ पे देखने को मिला है। पहला है अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, और दूसरा है चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह। एक यहाँ पे सेंट है, उनका स्टेटमेंट सुनिए आप। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। ये अंधविश्वास था। उसमें से एक संत कह रहे हैं कि जो कोई भी इन समुद्र को पार करके उधर जाएगा तो वो अपना धर्म भ्रष्ट कर लेगा, यानी उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। और ज़्यादातर जो पब्लिक थे वो पढ़ी लिखी नहीं थी और वो ऐसे संतों के बातों में आसानी से आ जाते थे। अब इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे एक जो बुजुर्ग हैं उनका स्टेटमेंट सुनिए। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। इस व्यक्ति का ये मानना है कि दुनिया में जितने भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वो सारे के सारे इन महिलाओं के कारण हैं। सोच आप इन व्यक्तियों को देखें, महिलाओं को ये सभी बुराइयों की जड़ मान रहे हैं, जब इनको पता नहीं है कि इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो ये सिर्फ महिलाओं के वजह से, यानी नारी जो है वो शक्ति स्वरूपा है और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। और ये सारा कुछ जो हो रहा था तो इसके पीछे आप कह सकते हैं अशिक्षा थी, यानी शिक्षा की कमी थी और उनको मिसलीड किया जा रहा था। आप इस फिगर को देखें। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। सच्चाई तो ये थी कि भारतीय अपना आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान खो चुके थे। आप यहाँ पे इस अंग्रेज का नैरेटिव सुनिए। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। यह व्यक्ति कह रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो विश्वास के लायक नहीं हैं, ये ईमानदार नहीं हैं।
और वहाँ एक भारतीय खड़ा है और वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है और कह रहा है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। वो कहता है हाँ ऑनर योर ऑनर, हाँ महामहिम ये बात सच है लेकिन मैं ईमानदार हूँ। यानी बाकी के भारतीय बेईमान हैं लेकिन मैं ईमानदार हूँ, ये इस व्यक्ति का कहना है। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. ये जो अंग्रेज व्यापारी थे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे और इस वजह से इन्होंने भारतीय किसानों के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया और परिणाम ये हुआ कि जो हमारा भारतीय किसान वर्ग था वो बहुत ही मुसीबत में आ गया। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। एक किसान गिड़वा रहा है कि आपने तो आपके आदमियों ने तो हमारे सारी फसल को भी ले लिया, तो हम लोग टैक्स कहाँ से देंगे। तो व्यक्ति उनको धमका रहा है कि जितने भी एरियर्स हैं यानी बकाया है, अगर तुम जल्द यानी कि अगले सप्ताह तक पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टैक्स भी वसूला जा रहा है, उनकी फसल भी तबाह की जा रही है, लिया जा रहा है और टैक्स पे नहीं करने की स्थिति में उन्हें धमकी दी जाती है कि उनको जेल लिया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप यहाँ देखें। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। टैक्स तो था ही जिसके मदद से वे ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है वो बना रहे थे, प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। इसके अलावा भी इन लोगों ने काफ़ी दूसरे मेथड इस्तेमाल किए प्रॉफिट कमाने के। यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। ए गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। बच्चों यहाँ पे ये समझ लो कि भारत में जो कच्चे पदार्थ जो कृषि से जुड़े हुए पदार्थ थे उसको बड़ी मात्रा में उपजा कर उसको ये ब्रिटिशर्स इंग्लैंड ले जाते थे, जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया लाते थे और उसको कई गुना ज़्यादा कीमत पर हम ही को बेचना शुरू किया। और ये मजबूरी थी कि हमें ये ख़रीदना पड़ता था। क्यों? क्योंकि तब तक जो भारतीय आर्टिसंस थे, भारतीय काश्तकार थे, भारतीय किसान थे, भारतीय उद्योग धंधे थे, वो लगभग नष्ट हो गए थे और मजबूरी में भारतीयों को ये सारी चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी। और इस तरह से अंग्रेज़ जो थे वो हमारे देश को लूट रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। आप यहाँ इस फिगर को देखें। द ब्रिटिश पॉलिसीज़ रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, नीति थी, इसने भारतीय जो कारीगर थे, काश्तकार थे, व्यापारी थे, उनको बुरी तरह से रूइन करके रख दिया था, नष्ट कर दिया था उनका सारा कारोबार। और ये काफ़ी मुसीबत में आ गए थे। इनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और इनकी स्थिति जो था वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। अब ऐसे मुश्किल क्षणों में कुछ हमारे ऐसे स्कॉलर्स, कुछ ऐसे समाज सेवक भी हुए जिन्होंने इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। इसमें आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो सबसे पहला आपके सामने फिगर है 4th नंबर, राम मोहन रॉय 1772 से 1833। राम मोहन रॉय, ए लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। वो कहते हैं, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट and we are capable of great achievement, greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. राजा राम मोहन राय जैसे पढ़े लिखे समाज सुधारक व्यक्ति का ये सोच था कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो परंपराएं हैं, ये बहुत महान हैं और हम उससे भी बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं, जो अंधविश्वास हैं, हमें उसको दूर करना होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर वो अपनी पत्नी उमा से कह रहे हैं,
cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. वो कहते हैं अपनी पत्नी उमा से कि गायें तो अलग अलग रंगों की होती हैं, लेकिन गायों का रंग चाहे कुछ भी हो, उनके जो दूध होते हैं वो श्वेत यानी सफ़ेद होते हैं। ठीक इसी तरह से डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अलग अलग उपदेशक या शिक्षक के जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। लेकिन इन सारे धर्मों का जो मूल है, जो वो समझाना चाहते हैं, वो एक है, यानी सभी एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सभी इंसानियत में विश्वास रखते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन राय विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, प्रभावित थे। उन्होंने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उन्होंने लोगों से ये कहा कि हमारा जो ज्ञान है वह व्यवहारिक होना चाहिए और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. और ये जानने के लिए आखिर वो कौन सा वजह है जिसके कारण ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, वो 7 समुंदर पार कर लंदन गए, जहाँ पे उन्होंने उन लोगों से ये बातें कही। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। उनका ये कहना था उन लोगों से कि हम लोग आपको एज ए रूलर एक्सेप्ट कर चुके हैं और आप लोग हमको एज ए सब्जेक्ट यानी प्रजा के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए, बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, कि एक जो रूलर है, एक जो शासक है, उसका अपने प्रजा के लिए कौन कौन से दायित्व हैं और उन दायित्वों का निर्वहन कैसे करना चाहिए, इन बातों को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिशर्स स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने अपने ज्ञान को फैलाने के लिए न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब देखा कि ये लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, तो उनके ये जो पेपर पब्लिशिंग था उसको 1823 में बंद कर दिया गया। नाउ पार्ट 5 देखिए, ऑपरेशन 1765 टू 1835। बच्चों, ऑपरेशंस का मतलब होता है अत्याचार। कैसे ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अत्याचार करते थे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। इन 1818 they had passed regulation 3rd. Under it an Indian could be jailed without trial in a court. देखिए बच्चों, उन्होंने एक रेगुलेशन यहाँ पे पास किया था जिसको रेगुलेशन 3 कहा गया है। इस रेगुलेशन के 3 किसी भी भारतीय को बिना कोर्ट ले जाए, बिना उस पर कोई मुकदमा दायर किए उसको जेल भेजा जा सकता था। और ये एक्सप्लॉयटेशन का, ऑपरेशन का, बार्बरिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण आप यहाँ पे कह सकते हैं। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortune in private business. यहाँ तक कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको बहुत ज़्यादा सैलरी पेड किया जाता था, और जितने भी प्राइवेट बिजनेस करते थे जो अंग्रेज़ थे उनके पास तो धन दौलत की और भी कोई कमी नहीं थी, यानी वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे। और जो भारतीय बिजनेसमैन थे उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. आप बच्चों इस फिगर को देखो, 1829 में अंग्रेज़ों ने 7 करोड़ रुपये का गुड्स जो है वो इंडिया को आप यहाँ देखें तो एक्सपोर्ट किया है। 7 करोड़, आज से 200 साल लगभग पहले की बात हो रही है। उस समय 7 करोड़ जो है वो आज के डेट में अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो यह हज़ारों करोड़ के बराबर होगा। यानी हज़ारों करोड़ के सामान इन अंग्रेज़ों ने इंडिया में लाया और उसको हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कीमत पर बेचना शुरू किया। तो हमारे जो लोग थे वो दिनों दिन इन सामानों को ख़रीदने के कारण एकदम गरीब होते चले गए। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त होती जा रही थी, और यही तो अंग्रेज़ चाहते थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड
back home. The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India. यहाँ पर गवर्नर जनरल बेंटिक जब वापस गए हैं तो उन्होंने एक बात कही है, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स यानी ये जो कपास के जो उत्पादक लोग हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो इस पूरे जो भारत की भूमि है इसको ब्लीच कर रहे हैं. ये रिपोर्ट यहाँ पे दिया है उन्होंने. नाउ अब हम लोग चलते हैं पार्ट 6 में. डिससेटिस्फैक्शन 1835 to 56. एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत. इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज. एक एजुकेशनिस्ट था, इंडियन था, उसने इंडियन मैंने गलती से कह दिया, एक्चुअली वो एक अंग्रेज़ था जो इंडिया में आकर उसने देखा कि इंडिया में जो लैंग्वेज यूज किया जाता था शिक्षा देने के लिए वो पर्शियन और संस्कृत था. तो उसने अपना जो है एक विचार वहाँ पर लोगों के बीच में रखा, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. उसने कहा कि भारत में शिक्षा का जो माध्यम है वो पर्शियन और संस्कृत नहीं होना चाहिए, हमें उनके शिक्षा का जो माध्यम है उसे इंग्लिश बना देना चाहिए. तो उसमें एक अंग्रेज़ों ने उसके बात का समर्थन किया. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत में केवल क्लर्क पैदा किए जा रहे थे जिसे बहुत कम सैलरी देकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया गया था. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that we must convey our grievances to the British Parliament. अब भारत के जो लोग थे जो अंग्रेजी सीख लिए थे तो धीरे धीरे उनको लग रहा था कि अंग्रेजी सीखकर ही वो अपनी मटेरियलिस्टिक स्थिति को सुधार पाएंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, और इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बातों को रखने का मन बनाया. By 1856 the British had conquered the whole of India. बच्चों आपने 1765 में देखा था, उस समय पूरा का पूरा भारत येलो कलर का था. अब आप यहाँ पे देखिए 1856 में जो इंडिया का मैप है, इसमें इंडिया का जो ज़्यादातर पार्ट है जो ब्रिटिश रूल्ड है, जिसको आप पिंक कलर से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और कुछ ऐसे स्टेट बचे हुए हैं जो अभी अंग्रेज़ों के अधीन नहीं हैं, इसको आप येलो कलर में देख पा रहे हैं. तो कैसे उन लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट पूरे भारत पर अंग्रेज़ी हुकूमत कायम कर दी थी, आप यहाँ समझ पाएंगे. They cared little about the needs of Indians. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. भारतीयों के बीच में आपस में बातचीत होते रहती थी जो इस प्रकार के होते थे. कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो राजा हैं अब तो वो अंग्रेज़ों के कठपुतली बन गए हैं और हमारे जो पुराने रोज़गार हैं वो भी जा चुके हैं. एंड लैंड्स, हमारे ज़मीनें भी जा चुकी हैं. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और तो और वे हमारे जो भाई हैं उनका धर्म परिवर्तन भी करवा रहे हैं. यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. उसमें से एक व्यक्ति कर रहा है कि आप लोग तो केवल बातें करते हैं, हमें उनको भगाने के लिए कुछ करना होगा. यानी अब भारतीयों के अंदर यह बात आ गई है कि अगर उनको शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना पड़ेगा. आप इस चित्र में देख रहे होंगे भाइयों कि यहाँ पे जो हमारे मूलवासी, आदिवासी भारतीय भाई बंधु हैं, उनके हाथों में हथियार है, और ये एक बैटल फील्ड का नज़ारा है जो इस बात को दर्शाता है कि कैसे अब भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों को किसी भी कीमत पर यहाँ से भगाना चाह रहे थे. नाउ पार्ट 7, द स्पार्क्स 1855 to 57. Taxes continue to ruin the peasants. यानी किसान, उनको रुइन करने के लिए, बर्बाद करने के लिए टैक्सेस जो थे वो अभी भी जारी थे. इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्परेट. इधर बंगाल में संथाल परगना का जो क्षेत्र है, वहाँ के जो किसान थे, अंग्रेज़ों के नई नीति के कारण उनके सारे ज़मीन ले लिए गए थे. इस वजह से ये सारे संथाली डिस्परेट हो गए थे.
हताश हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और तब 1855 में ये लोग रिबेलियन बन गए, विद्रोही बन गए, और इन्होंने यूरोपियन के साथ युद्ध प्रारंभ किया। एक बहुत बड़ा मैस्कर यहाँ पे हुआ ये संथाल परगना के लोगों के साथ, और साथ उनके जो सपोर्टर्स थे उनके साथ। यानी इसको अंग्रेज़ों ने अपने ताकत के बल पर कुचल कर रख दिया। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी में ज़्यादातर जो सैनिक थे वो भारतीय थे, और उनके अंदर भी डिसकंटेंट यानी जो असंतुष्टि की भावना थी वो बढ़ रहा था। कई कारण थे इसके। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मैंसन्स टू लिव इन सर्वेंट्स। आप देखिए उसमें से एक सैनिक क्या कह रहा है कि ये जो गोरे सैनिक हैं इनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, रहने के लिए भी बड़े बड़े घर मिलते हैं। वाइल वी गेट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशंस, जबकि हम लोगों को बहुत थोड़ा मिलता है और हमारे प्रमोशंस भी बहुत जल्दी नहीं किए जाते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। ये अंग्रेज हमें इस समुद्र को पार करने की बात कहते हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम। ये टोपी वाला कौन होते हैं? हमारे सदियों पुराने जो रीति रिवाज हैं उसको बर्बाद करने वाले। उसमें से एक व्यक्ति जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोच रहे हैं वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेज़ों को भगाना ही होगा। और बच्चों ये जो व्यक्ति यहाँ पर दर्शाए गए हैं ये एक्चुअली मंगल पांडे हैं। देखिए उनके बारे में नीचे स्टेटमेंट लिखा गया है यहाँ पर। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। और इसी सोच के कारण मंगल पांडे जो एक सिपाही थे उन्होंने अपने जो इनसे इनका जो सीनियर अफसर था या इनके जो अदर अंग्रेज सैनिक थे उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया, और उनके इस भावना के कारण उनको आर्मी से एक्सक्यूट कर दिया गया, निकाल दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड। जब ऐसा हुआ तो उनके साथ हजारों भारतीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और इसके वजह से उनको उनके यूनिफॉर्म छीन ले गए, अर्थात उनको सेना से निकाल दिया गया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, यहाँ तक कि उनका अपमान किया गया और उन्हें शिकंजों में कस दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind। हालांकि इसमें से कुछ ऐसे अंग्रेज भी थे जिन्होंने भारतीयों के सोच को, उनके विचारधारा को समझने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट कुछ। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। उसने कहा अरे ब्राह्मण सैनिक, क्या तुम्हें पता है कि आप लोग जिस बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हो वो या तो गाय के चर्बी से बनाया जा रहा है या फिर सूअर के चर्बी से। बट द वाइट मैन वॉज डिसीवर्स टू। और ये ब्राह्मण और मुस्लिमों के बीच में एक फूट डालने का बहुत बड़ा हथियार था अंग्रेज़ों का। और इन दोनों कौम को जब ये पता चला कि उसमें गाय और सूअर जैसे जानवरों के चर्बी इस्तेमाल किए जा रहे हैं बुलेट में, जिसको फायर करने से पहले अनलॉक करने के लिए उनको मुंह में लेना पड़ता है, तो उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। सून chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services। और शीघ्र ही आम लोगों की मदद से ये सूचनाएं कि हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करना है, गुप्त रूप से रोटियों में ये सूचनाएं डालकर लोगों तक फैलाया गया। यानी आम लोगों ने भी खुलकर यहाँ पे सपोर्ट किया आर्मी को। यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी। एक ग्रामीण यहाँ पे कह रहा है कि देखिए हाँ, मैं और मेरे गांव के सारे लोग इसके लिए तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स। और इस तरह से लोटस फ्लावर्स यानी कमल के जो फूल थे ये भी भारतीय सैनिकों के बीच में बांटा गया। इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए अब हमें मिलकर लड़ना होगा, डेथ टू द फॉरेनर। और उनके अंदर ये जो जोश है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेथ टू द फॉरेनर, यानी किसी भी कीमत पर अब ये जो फॉरेनर्स हैं इनकी मौत होगी, क्योंकि अब जो भारतीय थे वो एक साथ होकर लड़ने को तैयार थे और इन अंग्रेज़ों का सामना करने को तैयार थे। नाउ आप
पार्ट 8 में आ जाइए, रिवोल्ट यानी विद्रोह 1857। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और तब मेरठ में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, और ये विद्रोह मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, हज़ारों की संख्या में सिपाही दिल्ली की ओर कूच कर गए। लॉन्ग लाइव आवर इम्पेरर बहादुर शाह। यहाँ पर एक बच्चों इस बात को ध्यान देने की बात है कि भारतीय सैनिकों का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। तब जो अंतिम मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह, भारतीय सैनिकों ने उसे अपना लीडर माना, और उसके नेतृत्व में ये भारतीय सेना जो है वो दिल्ली की ओर कूच कर गई स्वतंत्रता की मांग करने के लिए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, शीघ्र ही ये विद्रोही जो थे, भारतीय विद्रोही सारे जगहों पे फैल गए। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी के कारण अपनी ज़मीन खो चुके थे और बहुत ही आहत थे। उन्होंने भी भारतीय विद्रोही सैनिकों का साथ देने का मन बना लिया। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। आप यहाँ देखिए, ऐसे ज़मींदार लोगों का स्टेटमेंट आ रहा है कि अंग्रेज ये गोरों जो है, ये जो अंग्रेज़ हैं, इनके शासन का अंत तो होना ही चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। और यहाँ पर जो विद्रोही सैनिक थे उनको पूरा मदद इन लोगों से मिलने शुरू हो गया। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर। कुछ ऐसे भारतीय सैनिक भी थे, शासक भी थे, जिसमें एक का नाम यहाँ पे हजरत महल आप पढ़ सकते हैं, जो काफ़ी खार खाए बैठी थी अंग्रेज़ों से। उनका क्या कहना था? द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। इन गोरे लोगों ने मेरा राज्य मुझसे छीन लिया है। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। और तब जो विद्रोह फॉरेनर के खिलाफ शुरू हुआ था भारतीय सैनिकों के द्वारा, तो ये हजरत महल ने भी उस विद्रोह को ज्वाइन कर लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। बहुत ही एक प्रसिद्ध नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। उन लोगों ने उसने फैज़ाबाद में अपने लोगों से कहा, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज़ रूइंग आवर लैंड। भाइयों उठ जाओ, जग जाओ, ये अंग्रेज़ हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज़ एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और इस तरह से बरेली हो या कानपुर हो या इलाहाबाद हो, सारे जगहों के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। अजमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अजमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। कि पेशवा नाना साहब को स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हमें अपना लीडर बना लेना चाहिए। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और तब ये सारे जो देशभक्त थे ये झपट्टा मारकर अंग्रेज़ों पर टूट पड़े। और ये जो बैटल हुआ ये मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत में हुआ। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। भारतीयों की बहादुरी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर है। 80 साल के थे वीर कुंवर बहादुर सिंह, जिनके बाह में गोली लग गई थी। और आप लोग शायद ये जानते ही होंगे कि गोली लगने के पश्चात उन्होंने अपने बाह को ही काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। अब इस फिगर में देखिए, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा को समर्पित किया और ये कहा, हे गंगा माँ, ये मेरी अंतिम भेंट है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे भारतीयों ने जो बहादुरी दिखाई है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। और हालांकि 1857 का जो ये विद्रोह था इसे अंग्रेज़ कुचलने में तो सफल रहे थे, लेकिन प्यारे बच्चों में एक बात बता दूं, यहाँ पर स्वतंत्रता की जो भावना भारतीयों में भड़की, उसकी जो आग है वो कभी बुझने नहीं पाई। और तब उत्तरोत्तर ये आग बढ़ती चली गई और अंततः हम भारतीयों ने 15 अगस्त 1947 में इन अंग्रेज़ों को अपनी मातृभूमि से सदा के लिए भगा दिया और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो लेसन था ग्लिम्पसेस ऑफ आवर पास्ट को मैंने 1 बाय 1 सारे लाइंस को आपको समझाया है। और उम्मीद करता हूँ कि अब इसमें जो क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कंप्रीहेंशन चेक में दिए गए हैं या वर्किंग विद टेक्स्ट में ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आई थिंक आप जो है वो आसानी से कर पाइएगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग
अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे। और प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पे ये जो वर्किंग विथ लैंग्वेज है, इस पार्ट को बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है इस पार्ट को भी आप ध्यान से पढ़ें और इसमें जो भी बातें बताई गई हैं उसको ध्यान से देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट अगला टॉपिक है स्पीकिंग एंड राइटिंग, इस पोर्शन को भी देखना है और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसको फॉलो करना है। और ये सारे के सारे जो ये पिक्चर्स हैं या जो काम है जो वर्कशीट में दिया गया है, इसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, बनाना है। और ये यहाँ पे देखेंगे कि रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम, हिस्ट्री बिकम्स फन एट दिस स्कूल। आप इसको भी पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और इस तरह से आप जब ये पूरा पढ़ लेते हैं तो फिर जो अगला वीडियो होगा या अगला क्लास होगा, मैं उसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा और तब आपको उसके आंसर्स बताने होंगे। अगर आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आई हो एक बार में, तो आप इस वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखें और कोशिश करें कि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए। और आज अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और उम्मीद है कि अगर एक बार में नहीं समझ आए तो बार बार इस वीडियो को देखेंगे, इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और उन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।